सो स्टूडेंट, आज अपन पावर बीजेटी की स्टडी करेंगे। सो बेसिकली जो पावर बीजेटी होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं। इसके अंदर इमिटर, बेस और कलेक्टर तीन चीज़ें कनेक्ट होती है, तीन कनेक्शंस होते हैं। अब होता ऐसा है कि इसके अंदर जैसे जो नॉर्मल बीजेटी होता है उसके अंदर एन पी एन जो है सर्किट बनता है, एन लेयर, पी लेयर, फिर एन लेयर होती है। लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं कि एन पी एन और उसके बीच में जो एक और ड्रिफ्ट रीजन और डाला जाता है जिसको एन माइनस लेयर बोला जाता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो है ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं, एमीटर जो कनेक्ट होता है एन प्लस लेयर से कनेक्ट होता है। वह एन प्लस कहने का क्या सेंस है? एन प्लस कहने का ये सेंस है कि यहाँ जो एन रीजन जो है ये हाईली डोप्ड होगा। ठीक है। एन प्लस रीजन है जो हाईली डोप्ड होगा। वैसे नीचे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कलेक्टर है, कलेक्टर भी एन प्लस लेयर से कनेक्टेड, तो वो भी कैसा होगा? हाईली डोप्ड होगा। ठीक है। और उसके बीच में जो ये रीजन आता है ये ड्रिफ्ट रीजन होता है। इस रीजन को अपन ड्रिफ्ट रीजन बोलते हैं, एन माइनस रीजन। ठीक है। और फिर बीच में ये वाला जो रीजन है पी लेयर जो आती है, पी लेयर से कौन कनेक्ट होता है? अपना बेस जो है वो पी लेयर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है। सो बेसिकली जो अपना एमिटर और कलेक्टर है वो तो एन लेयर से कनेक्टेड रहेंगे, जैसे कि बीजेटी के अंदर रहते हैं, और पी लेयर से बेस कनेक्ट रहेगा। ठीक है। लेकिन जो हाईली डोप्ड रीजन बनाया जाएगा एन लेयर को, कैसा हाईली डोप्ड रीजन इसको बनाया जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है अपना बीजेटी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे अब दो तरीके के अपन एक चीज़ देख सकते हैं कि अपन दो तरीके से बीजेटी को यूज में लेते हैं, तो एन पी एन ट्रांजिस्टर की तरह, एक पी एन पी ट्रांजिस्टर की तरफ। दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या होगा? एन पी एन ट्रांजिस्टर के अंदर जो मीटर से करंट इस तरीके से बाहर जाएगी, मीटर से करंट जो है वो कुछ इस तरीके से बाहर जाएगी। ठीक है। और पी एन पी ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होगा? करंट कुछ इस तरीके से एमीटर के अंदर आएगी। ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से जो है पावर जो बीजेटी होती है उसका स्ट्रक्चर्स होता है ना। सो अगर अपन पावर बीजेटी की बात करें तो पावर बीजेटी मीन्स ए लार्ज वोल्टेज ब्लॉकिंग इन ऑफ स्टेट एंड हाई करंट कैरिंग कैपेबिलिटी है ऑन स्टेट। ठीक है। सो ऑफ स्टेट के अंदर इसकी हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है और हाई करंट कैरिंग कैपेबिलिटी होती है इसकी ऑन स्टेज के अंदर। इन द पावर एप्लीकेशन बेस इन द इनपुट टर्मिनल, एमीटर इज कॉमन टर्मिनल, कलेक्टर इज आउटपुट टर्मिनल। ठीक है। सो बेसिकली अपन को पता ही है इसके अंदर क्या होता है, बेस जो होता है वो इनपुट टर्मिनल होता है, एमीटर जो होता है इसका कॉमन टर्मिनल होता है, और कलेक्टर इसका आउटपुट टर्मिनल। इस तरीके से अपन इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। सो बेसिक इसका अगर अपन सर्किट देखना चाहें तो इस तरीके से रहता है ना। इस तरीके से इसका जो है सर्किट रहेगा ना। इस सर्किट के अंदर जैसे अपने यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है वीसीसी कनेक्ट रहेगा। ये वाला जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे वीसीसी कनेक्ट रहेगा। ठीक है। और एक यहाँ पे वीबी कनेक्ट रहेगा जो कि बेस को वोल्टेज देने का काम करेगा, और एक तरीके से डीसी वोल्टेज जो है अपन यहाँ पे बेस को देंगे। ठीक है। और जब ये वोल्टेज दिया जाएगा तब इसके अंदर आईबी करंट आएगी। इस आईबी करंट के कारण ही जो बेस है एक्टिव हो जाएगा, और अपना जो पावर बीजेटी इसके अंदर करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा। अगर अपन यहाँ पे इस वीबी को नहीं देते हैं, वीबी की वैल्यू अगर जीरो होती है तो फिर क्या होता है, इसके अंदर बेस करंट की वैल्यू जीरो रहती है सर्किट के अंदर। बेस करंट की वैल्यू जीरो होने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो है ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, है ना। अपना जो पावर बीजेटी है कैसे ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। कहने का सेंस क्या है कि अपना जो पावर बीजेटी है इसका जो ये जो वोल्टेज है ना, सारा का सारा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, सारा का सारा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा ओपन सर्किट के अंदर। ठीक है। और जब अपना वीबी जब कनेक्ट रहेगा तब इसके अंदर ये जो अपना बेस वाला सर्किट है इसके अंदर फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट रहेगा। ठीक है। इस वजह से क्या होगा, ये जो अपना यहाँ पे जो अपन वीसीसी में जो वोल्टेज देंगे यहाँ उससे आईसी करंट बनेगी, और वो आईसी करंट इस तरीके से इसके अंदर सर्किट के अंदर फ्लो होगा। ठीक है। तो इस तरीके इस रीजन को एक्टिव रीजन अपने बोलते हैं, जिसके अंदर अपना जो है फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट होता है पावर बीजेटी के अंदर। सो कुछ इस तरीके से जो अपना पावर बीजेटी की वर्किंग रहती है ना। तो अपन इसका जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से टर्न ऑन होता है वो अपन देखेंगे। ठीक है। एन प्लस डोप इमिटर लेयर, डोपिंग ऑफ बेस इज़ मोर देन कलेक्टर। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि बेस की जो डोपिंग होती है अपनी कलेक्टर से इसके अंदर ज़्यादा रहते हैं। और एन प्लस के बारे में अपन जान चुके हैं। एन प्लस लेयर कहाँ पे कनेक्ट रहती है, तो अपने कलेक्टर के अंदर, एमिटर के अंदर एन प्लस लेयर कनेक्ट रहती है। डिप्लीशन एग्जिस्ट मोर टुवर्ड्स द कलेक्टर देन एमिटर। डिप्लीशन रीजन जो रहती है इसमें क्या रहती है कि जो कलेक्टर की तरफ ज़्यादा रहती है एमिटर की बजाय। ठीक है। सो बेसिकली इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। पहले कि इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि जो वी बी ई है ना, ये वाला जो वी बी ई वाला वोल्टेज है, ये इस वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वी बी ई की मैं, है ना, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। तो क्या करेगा, एक पॉजिटिव गेट, ये पॉजिटिव पल्स बेस को दी जाएगी, है ना। एक गेट को अपन पॉजिटिव पल्स देते हैं, जिसके कारण क्या होता है इसके अंदर जो सर्किट के अंदर बेस करंट का फ्लो होता है, मतलब आई बी आएगी। ठीक है।
उस आई के कारण क्या होगा, उस आई के कारण क्या होगा, ये जो अपना पावर बीजेटी है ये धीरे धीरे एक्टिव रीजन में आना स्टार्ट होगा। ये जो अपना बीजेटी इसके अंदर क्या होगा, कुछ जो है पहले से इसके अंदर जो डिप्रेशन लेयर होगी, डिप्रेशन लेयर वैनिश होना स्टार्ट हो जाएगी, वैनिश होना स्टार्ट होगी, इस वाले रीजन के अंदर वैनिश होना स्टार्ट होगी, इस वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है, VCE की बात करूँ मैं, सॉरी ICE की बात करूँ, मतलब कलेक्टर इमिटर करंट की अगर बात करूँ, इस करंट की बात करूँ मैं अगर इसके अंदर, इस वाली करंट की, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो उसकी वैल्यू जीरो होगी और धीरे धीरे इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि अपन ने बेस को जो है करंट दी, बेस को अपने सप्लाई दी, उसकी वजह से क्या होगी, जो उसके अंदर जो चार्जेस मौजूद है उसके अंदर क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर में क्या वैनिश होना स्टार्ट होगी, इसके करंट के अंदर फ्लो ऑफ करंट जो है होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तो जैसे कि अपन इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब अपन ने आई इसको दी है तो पहले जो IC की वैल्यू वो मिनिमम है, ठीक है, एक उसके अंदर लीकेज जो करंट होती है उस टाइम पे रहती है ना, उसकी वैल्यू फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है और फिर वो बढ़ते जाती है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेती है। ठीक है, और अगर इस तरीके से अपन इसमें ये IC की अपन ने बात करी, अगर अपन VCE की बात करें, मतलब वोल्टेज जो अपन ने अप्लाई किया है कलेक्टर और एमीटर के बीच में, उसकी अगर बात करें तो जब IC की वैल्यू मिनिमम रहेगी तब क्या होगा, सारा का सारा वोल्टेज जो होगा वो अपना बीजेटी के ऊपर अप्लाइड रहेगा, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जिसको अपन VCC कह सकते हैं, वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, अपने ट्रांजिस्टर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे उस वोल्टेज की वैल्यू डाउन होती जाएगी, और करंट जब मैक्सिमम होगी तब उस वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम वैल्यू को गेन कर लेगी। ठीक है, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से जो है इसका टर्न ऑन का स्टेज रहता है। अब अगर अपन एक बात करें, जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, है ना, उस डायग्राम के अंदर अपन क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वाली जो रीजन होता है जिसके अंदर जो करंट है ICE की अगर बात करूँ, है ना, ICE को अगर अपन बात करें तो उस टाइम क्या हो, जब उसकी जो डिप्लीशन लेयर जब वेनिश होती है, जब करंट जो है बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, TD बोलते हैं, डिले टाइम। ठीक है, मतलब इस टाइम पे क्या हुआ है, इस टाइम के अंदर जो अपनी जो ट्रांजिस्टर उसके अंदर जो मौजूद डिप्लीशन लेयर है वो वैनिश हो रही है, उसके अंदर जो प्रेजेंट चार्ज है वो वैनिश हो रहे हैं उस टाइम पे, है ना, रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है उस टाइम पे, तो उस टाइम को अपन क्या बोलेंगे, डिले टाइम बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करें जब करंट की वैल्यू इंक्रीज, जब चार्ज धीरे धीरे वैनिश होना स्टार्ट हो रहा है, डिप्लीशन रीजन वैनिश होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब तैयार हो जाती है, तब क्या होती है, करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और इंक्रीज होकर कम्प्लीटली जो है जो डिप्लीशन रीजन है वैनिश हो जाती है। जब वो कंप्लीट वैनिश हो जाएगा डिप्लीशन रीजन, तो अपनी करंट जो है कांस्टेंट वैल्यू ले लेगी। तो जब से वो करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होती है और जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करती है, उसके बीच के वैल्यू को, उसके बीच के टाइम को अपन क्या बोलते हैं, राइज टाइम बोलते हैं, TR बोलते हैं, राइज टाइम। ठीक है, एक तो डेली टाइम, एक राइज टाइम। ठीक है, डेली टाइम कौन सा, जब अपनी करंट जो है मिनिमम वैल्यू पे रहती है और जो है करंट बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, उसको बोलते हैं डेली टाइम। और राइज टाइम कौन सा, जब जो वैल्यू है मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ अटेंड करती है, उसको बोलते हैं राइज टाइम। ठीक है, ये अपनी कलेक्टर इमिटर करंट की बात हो रही है ना। तो कलेक्टर इमिटर जो करंट है उसमें टर्न ऑन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, डिले टाइम और राइज टाइम का सम, डिले टाइम और राइज टाइम का सम हो जाएगा। और अगर मैं वोल्टेज की टर्म में बात करूँ तो वोल्टेज की टर्म में आप कैसे देखेंगे इसको, कि जब अपना वोल्टेज है, जो सारा के सारा जो सप्लाइड वोल्टेज है वो अपने ट्रांजिस्टर के ऊपर जब अप्लाई हो जाता है और अप्लाई रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिले टाइम। और उसके बाद जब वोल्टेज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, डिक्रीज होकर मिनिमम वैल्यू को लेता है, उसको अपन राइज टाइम बोलते हैं। इन दोनों के सम को भी अपन TT और TR का सम बोलेंगे, जो कि ऑन टाइम के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद जो होता है अपना एक्टिव रीजन आता है, जिसके अंदर कोई भी अपना जो ट्रांजिस्टर है सिर्फ ऑन स्टेज के अंदर रहता है, करंट उसके अंदर मैक्सिमम रहती है और वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम रहती है उसके अक्रॉस। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, TN बोलते हैं। उस टाइम पे जो है अपना, उस टाइम को TN बोलेंगे, सेचुरेशन मतलब एक्टिव रीजन वाला टाइम है ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये तो अपने टर्न ऑन टाइम की अपन ने बात करी है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो अपना VBE है, मतलब ये वाला जो वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है VBE, ये वाला वोल्टेज, इसको अपन जीरो कर देते हैं। ठीक है, इसको अपन जीरो कर दें, इसको जीरो करेंगे तो IB की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिसके कारण अपना जो बेस है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो करंट है उसकी वैल्यू धीरे धीरे जीरो आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली अपन ने VB को जीरो किया तो IB की वैल्यू जीरो हो गई। अब IB की वैल्यू अपन ने जीरो हो गई है, तो इससे क्या होगा, जो करंट है पहले तो मैक्सिमम वैल्यू को तक ही रहेगी। ठीक है, पहले तो क्या रहेगी, ये मैक्सिमम वैल्यू तक ही रहेगी और फिर बाद में क्या होगा कि
एक, क्योंकि जो इसके अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं उसकी वजह से ये मैक्सिमम वैल्यू पर रहती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टी एस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो प्रेजेंट चार्जेस है, जो उसके कारण उसके अंदर कमी आनी स्टार्ट हो जाती है, वो वैनिश होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनका रिकॉम्बिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या उसके अंदर करंट की वैल्यू कैसी हो जाती है, मिनिमम को वैल्यू को अटेंड करने लग जाती है, और एक मिनिमम लीकेज करंट की वैल्यू को वो अटेंड कर लेती है, ठीक है। सो जब वो करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होती है उस टाइम को अपन टी एफ बोलते हैं, जो कि फॉल टाइम होता है, ठीक है। सो इन दोनों के सम को अपन क्या बोलेंगे, ऑफ टाइम। इन दोनों के सम को अपन क्या बोलेंगे, टर्न ऑफ टाइम। इन दोनों के सम को अपन बोलेंगे टर्न ऑफ टाइम, जिसके अंदर टी एच प्लस टी एफ होता है ना। और अपन वोल्टेज की टर्म में अगर बात करें तो वोल्टेज जब क्या होता है कि जब अपन उसको स्विच ऑफ कर लेते हैं, अपना जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर बेस करंट को ज़ीरो कर लेते हैं, बेस इमीटर वोल्टेज को जब ज़ीरो कर लेते हैं, तो उसमें जो ये वाला जो टाइम होता है जब वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं रहती वो टी एस होता है, और जब वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है वो टी एफ होता है। तो बेसिकली अपन ऐसा कह सकते हैं टी एस और टी एफ का जो सम होता है वो होता है टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका एक साइकिल होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये अपना पूरा जो है टर्न ऑफ रहेगा। उसके बाद क्या करंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कैसी रहेगी, मिनिमम रहेगी, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम रहेगी। उसके बाद अपन इसको वापस क्या कर रहे हैं कि बेस इमीटर वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वापस इसमें करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ तक अगर अपन देखें ये वाला जो रीज़न है यहाँ तक, ये कैसा रीज़न है, एक इसकी साइकिल कंप्लीट हुई है, तो ये इसका एक जो है टाइम पीरियड इसका कहलाएगा, टी कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ अपने आप को फिर रिपीट करती है। सो बेसिकली इस तरीके से जो है इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक रहती है अपनी पावर बीजेटी की, है ना। अब होता है इसके अंदर क्या, अगर अपन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन की अगर अपन इसकी बात करें तो स्टूडेंट अब इसके थोड़े मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें अगर अपन, तो मोड ऑफ ऑपरेशन इसके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है जिसको अपन अभी सबसे पहला जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, कट ऑफ मोड कहलाता है। कट ऑफ मोड के अंदर क्या होता है, जब अपना एमीटर होता है और जो बेस होता है, एक तो बेस एमीटर और एक बेस कलेक्टर जंक्शन कैसे होता है, दोनों रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर होते हैं। इस कट ऑफ रीजन के अंदर क्या होगा, कट ऑफ मोड के अंदर अपना कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और अपना जो बीजेटी है वो ऑफ स्टेज के अंदर रहेगा, ठीक है। सो अपन देख सकते हैं इसके अंदर ये जो अपना रीज़न है नीचे वाला, जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे वाला जो रीज़न है इसके अंदर ये वाला जब आई बी ज़ीरो है, ठीक है, तो ये वाला जो रीज़न है वो कैसा हो जाता है, कट ऑफ रीजन हो जाता है ये वाला रीजन, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जब अपना आई बी है वो ज़ीरो रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा, तो उस केस के अंदर आई बी जो है आई बी की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इस वाले रीजन को अपन कट ऑफ रीजन कहते हैं। अब इसी रीजन के अंदर अगर अपन एक चीज़ करें कि अपना जो ब्रेक और वोल्टेज से वैल्यू बढ़ा दें अपन वी सी ई की, जो अपना कलेक्टर एमीटर जो वोल्टेज है, एक सेकंड, ये वाला जो आप देख रखे हैं जो वी सी ई है जो नीचे आ रहा है वी सी ई कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, इसकी अगर वैल्यू अपन बढ़ा दें और बेस जो करंट है आई बी की वैल्यू अगर अपन जीरो रखते हैं लेकिन वी सी की वैल्यू अपन बढ़ाते जाते हैं, वी सी की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और एक ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा कर लेते हैं वी सी की वैल्यू, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि वी सी की वैल्यू बढ़ाते जाने के कारण क्या हो जाएगा, कलेक्टर एमीटर जो की वैल्यू अपन बढ़ाते जा रहे हैं उसके कारण क्या होगा, एक प्राइमरी ब्रेकडाउन आएगा, ये वाला प्राइमरी ब्रेकडाउन आएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, अपनी जो आईसी है उसके अंदर एक कांस्टेंट आईसी इंक्रीजिंग आईसी आना स्टार्ट हो जाएगी, एक कांस्टेंट कलेक्टर एमीटर जो वोल्टेज के ऊपर एक कांस्टेंट जो है आईसी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रेकडाउन बोलते हैं, जिसके इसके अंदर अपन ने क्या किया है, आई बी की वैल्यू को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, ज़ीरो रखा है, और जो अपनी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है उसको अपने लगातार बढ़ाया है। तो एक ब्रेक ओवर वोल्टेज आ जाता है, उस वोल्टेज के बाद में अचानक से अपने जो कलेक्टर के अंदर जो करंट है वो बहना स्टार्ट हो जाती है। इस ब्रेक ओवर वोल्टेज इस वाली को एक ब्रेकडाउन को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रेकडाउन बोलते हैं, है ना। सो बेसिकली ये होता है प्राइमरी ब्रेकडाउन। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, दूसरा जो होता है मोड वो होता है एक्टिव मोड। तो एक्टिव मोड के अंदर क्या होगा, वैसे तो अगर देखें तो इसके अंदर सैचुरेशन मोड आएगा पहले। सैचुरेशन मोड के अंदर क्या होगा, जब क्या होता है बेस और एमिटर एंड बेस कलेक्टर और बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, तो सैचुरेशन रीजन के अंदर क्या हो जाएंगे, दोनों जो है बेस और एमिटर भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, कलेक्टर और बेस भी कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर हो जाएगा। और इस कंडीशन के अंदर
जो है क्या होता है, अपना जो कंडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो कंडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, ये वाला रीज़न है आप देख रहे हैं, कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब आईसी है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कलेक्टर करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक तो हार्ड सेचुरेशन, एक क्वासी सेचुरेशन। तो क्वासी सेचुरेशन, हार्ड सेचुरेशन क्या होगा, हार्ड सेचुरेशन के अंदर क्या होता है, जो आईसी है वो उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है ना, बहुत ही फास्ट आईसी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। लेकिन क्वासी सेचुरेशन के अंदर जो आईसी की वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। ये वाला जो सेचुरेशन है क्वासी सेचुरेशन है ना, इसके अंदर आईसी की वैल्यू थोड़ी धीरे इंक्रीज़ होती है और आईसी की वैल्यू बहुत ही फास्ट इंक्रीज़ होती है हार्ड सेचुरेशन के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर एक्चुअली होगा कैसे, अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो है बेस करंट को अप्लाई करेंगे, है ना। बेस करंट की जो है अपन वैल्यू बढ़ाएंगे। पहले अपन ने बेस करंट की वैल्यू 0 रखी थी, लेकिन फिर अपन जब बेस करंट को ऑन कर लेते हैं, बेस करंट की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जैसे अब कि आप देख रहे हैं यहाँ पे IB5, IB4, IB3 इस तरीके से, IB2 इस तरीके से आएगी। तो पहले तो बेस करंट की वैल्यू 0 थी, उसके बाद अपन ने IB1 अप्लाई किया, IB2 अप्लाई किया, IB3 अप्लाई किया, IB4 अप्लाई किया, IB5 अप्लाई किया। जैसे जैसे आप बेस करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट IC की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, है ना। IC में कलेक्टर इमीटर जो करंट है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अपन को पता है जो कलेक्टर करंट और बेस करंट की वैल्यू होती है, इन दोनों को अपन क्या करते हैं, इमीटर करंट की सम के बराबर होती है इसके अंदर, है ना। सो बेसिकली अपन जैसे जैसे इस बेस करंट की वैल्यू बढ़ेंगे वैसे वैसे अपनी IC की भी वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। अगर अपन जैसे माने कि IB1 अपन ने एक बेस करंट के ऊपर अपन ने IB1 अप्लाई किया, तो IB1 अप्लाई किया तो क्या हो गया, अपनी जो कलेक्टर करंट इस तरीके से आएगी यहाँ तक, फिर IB2 अप्लाई की तो करंट इस तरीके से आएगी, और अगर हार्ड सेचुरेशन में कुछ इस तरीके से आएगी। तो इंक्रीज जो होता है, स्लोप जो होता है वो हार्ड सेचुरेशन का ज़्यादा होता है, क्वासी सेचुरेशन का कम होता है। तो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये रीजन बढ़ता जाएगा। तो ये रीजन एक्चुअली सेचुरेशन रीजन है, जिस टाइम पे क्या होगा कि आपकी जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है वो भी थोड़ा बढ़ेगा, और अपनी जो कलेक्टर करंट है वो भी बढ़ना स्टार्ट होगी। ठीक है, वो तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, अगर स्लोप ज़्यादा होता है तो हार्ड सेचुरेशन हो जाएगा, अगर स्लोप कम होगा तो क्वासी सेचुरेशन हो जाएगा। तो ये होते हैं बेसिकली दो रीज़न जो होते हैं सेचुरेशन रीजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट के बाद में क्या होता है, जो है IC की वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू को ले लेती है ना। एक पॉइंट के बाद में IC की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू को ले लेती है ना। कहने का सेंस क्या है, जैसे मान लो कि मैंने IB की वैल्यू IB की वैल्यू बढ़ाई मैंने, मतलब उसको बेस वोल्टेज में लगाया, और बेस वोल्टेज लगाने के बाद IB के अंदर करंट आई, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, तो कलेक्टर के अंदर करंट आई, तो एक पॉइंट तक वो इंक्रीज होती है, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेती है। ठीक है, जैसे मान लो IB5 की अगर मैं बात करूँ, मैंने बहुत ज़्यादा उसके अंदर बेस करंट दे दी, तो इसके अंदर क्या होगा, एक वैल्यू तक जाएगी, उसके बाद ही कांस्टेंट वैल्यू ले लेगी IC, है ना। और अगर हार्ड सेचुरेशन होगा तो कुछ इस तरीके से जाएगी, और फिर बाद में एक टाइम के बाद ही कांस्टेंट वैल्यू ले लेगी इस तरीके से। सो बेसिकली इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन, जिसके अंदर कलेक्टर करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, और जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होता है ना। तो कुछ इस तरीके से जो है इसके जो वे कैरेक्टरिस्टिक वो होती है। अब जो अपना एक्टिव मोड है, इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव मोड है ये इस तरीके से, इसके अंदर क्या बेस इमीटर जंक्शन कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, बेस और इमीटर जो फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर इमीटर जो जंक्शन होता है, कलेक्टर और बेस जो जंक्शन होता है वो कैसा होता है, एक्टिव रीजन के अंदर ये रिवर्स बायस हो जाता है। कलेक्टर बेस जो रीजन होता है वो कैसा हो जाता है, वो रिवर्स बायस हो जाता है इसके अंदर, है ना। सारे जो भी इसके अंदर रीजन होते हैं वो अपने जान लिए हैं। तो कट ऑफ रीजन होता है, सेचुरेशन रीजन होता है, एक एक्टिव रीजन होता है, और सेचुरेशन रीजन के अंदर दो रीजन होते हैं, तो क्वासी सेचुरेशन और एक हार्ड सेचुरेशन। ठीक है, तो बेसिकली किस तरीके से इनका वर्किंग होती है वो अपन जान चुके हैं। अब इसके बाद अगर अपन है ना IB की वैल्यू को अगर और इंक्रीज़ करते हैं, तो IB की वैल्यू को और इंक्रीज़ करने के बाद क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे अपन IB की वैल्यू को और इंक्रीज़ करते हैं, तो इस तरीके से सिचुएशन इस तरीके से आ रखा है यहाँ पे, है ना। बहुत ज़्यादा बढ़ाने पे क्या होगा, जो अपनी कलेक्टर करंट है वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं ले पाएगी। बहुत ज़्यादा IB की वैल्यू अपन बढ़ा दे तो कलेक्टर जो करंट है वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं ले पाएगी, और फिर एक टाइम के बाद डिक्रीजिंग वैल्यू लेना स्टार्ट कर लेती है वो, है ना, कांस्टेंट नहीं हो पाती है। मतलब एक्टिव रीजन जो है ना वो अपना इतना स्टेबल नहीं हो पाता है। उस रीजन को क्या, इसका रीजन को अपन बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेकडाउन। उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रेकडाउन। तो इस तरीके से प्राइमरी ब्रेकडाउन के बारे में और सेकेंडरी ब्रेकडाउन के बारे में अपन जाना, सेचुरेशन रीजन्स के बारे में जाना, कट ऑफ रीजन्स के बारे में जाना, और एक्टिव रीजन के बारे में जाना। सो स्टूडेंट, इसकी अब नेक्स्ट क्लास में अपन मॉसफेट और IGBT के बारे में स्टडी करेंगे।